हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि वॉल्यूम फर्स्ट के हैं। ठीक है, इसमें हमने लगभग आपको 234 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन करवाया है। तो 235 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके आगे से करेंगे। आपको लगभग वीडियोस मिलती रहेंगी डेली डेली। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द पावर डिसिपेट इन वाट्स बाय द रेजिस्टेंस विल बी। यानी एक 10 ओम का प्रतिरोध है और 100 वोल्ट के परिपथ पे लागू होता है। तो प्रतिरोध द्वारा कितना शक्ति मतलब व्यय होगा, कितना ह्रास होगा, आपको यही पूछ रहा है। तो देखिए, पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी इंटू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बटे आर। तीन फॉर्मूले होते हैं। तीन फॉर्मूले आप इनमें से कौन सा अप्लाई करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या क्या चीज़ें पता है, वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम लगाएंगे पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, तो वी आपको कितना दिया है ध्यान से देखिएगा। वी आपको दिया है 100 वोल्ट, तो 100 वी स्क्वायर मतलब 100 × 100 बटे आर, आर मतलब 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1000 वाट। 1000 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 750 वाट की तुलना में 1000 रेटिंग वाली विद्युत इस्त्री द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च होगी। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ रेटिंग 1000 वाट एज कम्पेयर टू 750 वाट विल बी। अब दो आपके पास समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेटिंग आपको दे रखी है। एक का दिया है 1000 वाट और एक का दिया है 750 वाट। तो किसमें ज़्यादा एनर्जी खपत होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो 750 वाट की तुलना में, क्वेश्चन ये पूछा है कि 750 वाट की तुलना में 1000 वाली रेटिंग में मतलब जो ऊर्जा खपत होगी वो अधिक होगी कि कम होगी। तो सिंपल सी बात है कि क्या होना चाहिए, अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि हमें पता है कि अब 1000 वाट है तो उसमें कितना ऊर्जा होगी, ज़्यादा खपत हो रही है। 750 वाट है तो उसमें कम ऊर्जा खपत होगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसका देखिए कैसे दिया है कि पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर से तथा आर 1000 ओम बराबर वी स्क्वायर अपॉन 1000 ओम, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी, आर 1000 का प्रतिरोध कम होगा। या फिर आप ये सिंपल समझ सकते हैं कि अगर आप ध्यान से समझें कि एक चीज़ तो ये भी होता है कि पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर, यानी कि जिसका पी ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 1000 वाट है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और जो जिसमें पी आपका कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो आप एक चीज़ ध्यान समझो, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट जो होती है वो लेस होती है। ठीक, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट जो होती है वह मोर होती है। ठीक, उसमें करंट अधिक होती है। तो जिसमें करंट अधिक होगी उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगी। इस कारण से हम बोलते हैं कि जो 1000 वाट होगा इसमें करंट ज़्यादा होगी, जिससे इसकी जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर, यानी कि दिए गए चालक के प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है। तो देखिए, इज डिफरेंट एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर, इज सेम एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर, इंक्रीज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर, यानी एक दिए गए चालक के प्रतिरोध का तापमान गुणांक का मान क्या होता है। तो देखिए, एक कोई चालक दिया गया है, उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपका है कि इज डिफरेंट एट डिफरेंट गिवन टेम्परेचर, यानी कि उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर पर उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट
ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वह अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगी, यानी दिए गए भिन्न तापमानों पर भिन्न रहता है। यानी कि जो जो तापमान आप दिए रहोगे, यानी भिन्न तापमान है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक, एक चीज़ आप यहाँ से नोट करिएगा कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है यह बेसिकली डिपेंड करता है आपका कि मटेरियल टेम्परेचर कोफिशिएंट, जैसे कि आप कंडक्टर के लिए पूछ रहे हो, सेमीकंडक्टर के लिए पूछ रहे हो, इंसुलेटर के लिए पूछ रहे हो। तो कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसका कारण है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद अगर हम बात करें एक सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा ड्यू टू किसके, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के कारण, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के कारण। ये सारे फिनोमिना है, आपको याद रखना ये। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें और दिया है कि एक दिए गए चालक के प्रतिरोध का ताप गुणांक का मान दिए गए भिन्न तापमानों पर भिन्न रहता है। किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री सी तक बढ़ने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 डिग्री पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और प्रतिरोध ताप गुणांक का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि आर टी इक्वल टू आर नॉट, मतलब कि कोष्टक में 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा टी, और ये अल्फा नॉट जो है यही आपका क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। और ये जो होता है फॉर्मूला ये सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है, ये आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका कंडक्टर के लिए होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो किसी पदार्थ की ताप गुणांक विभिन्न तापमानों पर स्थिर नहीं होता है, बल्कि यह पदार्थ के प्रारंभिक तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि तापमान अगर आप विभिन्न रख रहे हो तो फिर यह स्थिर नहीं होगा, लेकिन यह प्रारंभिक तापमान पर क्या करेगा, डिपेंड रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायर हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि निम्नलिखित तारों में से किसका प्रतिरोध अधिकतम होगा। ऑप्शन देखिए, कॉपर वायर ऑफ 5 मीटर एंड 2 स्क्वायर, कॉपर वायर ऑफ 1 मीटर एंड 6 स्क्वायर, एल्युमिनियम वायर ऑफ 8 मीटर एंड 1 स्क्वायर, या फिर एल्युमिनियम वायर ऑफ 1 मीटर एंड 6 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए कैसे है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखिए जो माना तांबे के लिए जो मतलब की रजिस्टिविटी होती है वह होती है 1 दशमलव × 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जबकि एल्युमिनियम के लिए अगर हम बात करें तो जो आपका रजिस्टिविटी होती है वह होती है 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो तांबे के लिए कितना होती है और एल्युमिनियम के लिए कितना होती है, यहाँ से क्लियर है। अब अगर आप देखो तांबा के लिए निकालोगे, ठीक है, तांबा के लिए निकालोगे तो आर बराबर रो एल बाई ए। तो रो का मान आपको 1.7 × 10⁻⁸ लंबाई कितना दिया है पहले ऑप्शन में, मान लीजिए कि 5 दिया है, लंबाई अपान 2 × 10⁻³ ठीक है। जैसे ही हम करेंगे कैलकुलेट तो आपको 42.5 मिली ओम मिलेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आप दूसरा कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सेम इसी तरह से 1 मीटर दिया है, 6 स्क्वायर दिया है, सेम ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो आर बराबर रो एल बाई ए बराबर 1.7 × 10⁻⁸ अपान 6 × 10⁻⁶, तो 2.8 मिली ओम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखो फिर कैलकुलेट करोगे तो 8 मीटर तथा 1 स्क्वायर के लिए एल्युमिनियम का तार है। अब कौन सा तार है, एल्युमिनियम का, तो इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे ना तो फिर आपका निकल के आएगा 212 मिली ओम। फिर उसका डी जब कैलकुलेट करोगे तो 4 मिली ओम होगा। तो इससे पता चल रहा है कि अगर, ठीक है, कि किसका प्रतिरोध अधिक है, तो प्रतिरोध आपका अधिक है 8 मिली मतलब 8 मीटर और 1 स्क्वायर वाले एल्युमिनियम का तार का, क्योंकि इसमें कितना आपको मिला 212 मिली ओम। ठीक है, 212 मिली ओम, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ध्यान से अगर एक चीज़ को समझे कि रेजिस्टेंस जो होता है आर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, लंबाई के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा लंबाई इसमें किसकी है, 8 मीटर वाले की है, तो यानी लंबाई सबसे ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा।
ये शॉर्टकट है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हो और गलत नहीं होगा, सही ही होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप लगा के कर सकते हो, अगर नहीं पता है, मान लो आपको रजिस्टिविटी नहीं याद है, ठीक है, कि कॉपर की कितनी होती है और एल्युमिनियम की कितनी होती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस हिसाब से आप तब उस कंडीशन में ये फॉर्म मतलब ऐसे अप्लाई कीजिए तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी एक नंबर के लिए पूछ लेता है आपका कि तांबे की रजिस्टिविटी कितनी होती है, तो 1.7 गुणे 10⁻8 ओम मीटर, और एल्युमिनियम के लिए पूछे तो 2.65 गुणे 10⁻8 ओम मीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन ए पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी समांतर परिपथ में प्रतिरोध के आर पार विभवांतर होता है। ऑप्शन है वेरी करता है, आपूर्ति वोल्टेज से भिन्न होता है। चलिए ऑप्शन इसके बाद होगा सेम होगा या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि जब भी हम किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलल में इस तरह से मान लीजिए कनेक्ट कर दिए, तो इसके बीच में अगर आपने कोई भी वोल्टेज सप्लाई लगाया, मान लीजिए 20 वोल्ट लगाया है, ठीक, सॉरी, तो 20 वोल्ट अगर आपने लगाया है तो आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो यहाँ पे भी आपको 20 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 20 वोल्ट और यहाँ पे भी आपको 20 वोल्ट मिलेगा, तो हर जगह आपको 20 वोल्ट मिलेगा। तो पैरेलल के केस में हर एक ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है, वो वोल्टेज क्या होता है, यानी विभवांतर सेम होता है। ठीक है, और सीरीज सर्किट की, यानी सीरीज सर्किट की बात होगी तो करंट क्या होती है, सभी जो भी मतलब ब्रांचेज हैं सब में करंट जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है सीरीज की केस में। ठीक है, तो दिया है ना कि नन ऑफ दीज या फिर ऑलवेज कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो देखिए कि समांतर परिपथ के प्रतिरोध के आर पार विभवांतर हमेशा स्थिर रहता है। प्रतिरोध पदार्थ का स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वह अपने में से होने वाली विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। तो ये तो हो गया प्रतिरोध की परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीजें आप जानते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि द टॉर्क प्रोड्यूस बाई ए मोटर, द टॉर्क प्रोड्यूस बाई ए मोटर, the force experienced by an electromagnet, the force with which the current carrying conductor attract or repel each other, the voltage produced by the voltage source। अब देखिए जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है यह बेसिकली होता है द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय ए वोल्टेज सोर्स, यानी कि यह एक मतलब कि प्रोड्यूस्ड वोल्टेज है जो कि एक वोल्टेज सोर्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि विद्युत वाहक बल वोल्टता स्रोत द्वारा उत्पादित वोल्टता है या किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल जो है वह वोल्टता स्रोत द्वारा उत्पादित होता है, यानी एक वोल्टेज सोर्स द्वारा क्या होता है, जनरेट होता है। उसके बाद यह किसी चालक में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मतलब प्रवाहित करने वाला जो होता है बल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ये 200 वाट 230 वोल्ट लैम्प इज कनेक्टेड अक्रॉस 150 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पावर ड्रॉन बाय द लैम्प आई। ठीक है, यानी एक 200 वाट 230 वोल्ट लैंप है लेकिन 115 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो लैंप द्वारा व्यय शक्ति क्या होगी। अब अच्छा ध्यान से आप समझो कि जब पहले 200 वाट था तो फिर वोल्टेज कितना मिल रहा था, 230 वोल्ट। अभी आपने वोल्टेज कितना कर दिया, 115 वोल्ट कर दिया, तो फिर पावर में डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा, पावर में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, तो वो देखने की बात है कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है, ये समझ जाइए कि इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी देखना आप निकालोगे तो जैसे ही आप निकालोगे सबसे पहले 200 वोल्ट और 230 वोल्ट, इसका आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, तो P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो R बराबर आपको मिलेगा वी स्क्वायर मतलब 230 गुणे 230 अपान P मतलब 200 वाट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 23 गुणे 23
23 × 23/2, 23 × 23/2 ये आपको मिल गया रजिस्टेंस। फिर आप क्या करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे कि P बराबर V² बटे R। अब R आपको मिला है 23 × 23/2, तो V² का मतलब अब वोल्टेज कितना हो गया, 115, तो 115 × 23 × 23/2, तो 23 × 115, फिर 23 × 25 = 115, तो 25 से बटे 2 है, ऊपर जाएगा ये भी गुणा हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 50 वाट। ठीक है, तो P का मान आपको निकल के आएगा 50 वाट। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है कि स्लाइटली मोर देन 50 वाट, स्लाइटली लेस देन 50 वाट, एग्जैक्ट यानी इक्वल टू 100 वाट, या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 50 वाट। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मारो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मानो, लेकिन आयोग ने जो माना है वो माना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 वाट से कम आपको मिलेगा जब आप 115 वोल्ट की सप्लाई लगाओगे। ठीक है, जब आप 115 वोल्ट की सप्लाई लगाओगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जो है, अगर हम कहें तो बहुत से लोगों ने ये मार के आया होगा क्योंकि करेक्ट यही आ रहा है, निकल के यही आ रहा है, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। आयोग ने किसको करेक्ट मान लिया, आयोग ने करेक्ट माना ऑप्शन नंबर बी, यानी स्लाइटली लेस देन 50 वाट। ठीक है, स्लाइटली लेस देन 50 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी दर्शाई गई आकृति में चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे गुजरने वाली धारा का क्या प्रभाव होगा। अब देखिए चालक आपको फिगर दिखाया गया है, अब यहाँ से करंट आपकी जो है वो फ्लो हो रही है, तो फिर इससे गुजरने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ये दो इलेक्ट्रोड बीच में ऐसे खड़े हैं, इससे क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है कि बोथ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट, ओनली केमिकल इफेक्ट, ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट, ओनली हीटिंग इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट, दोनों के दोनों होगा। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जो आकृति बनी है, ये जो फिगर बना है, इसमें आप करंट फ्लो करवाओगे तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा और हीटिंग इफेक्ट भी होगा। ठीक है, देखिए दी गई आकृति में चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें गुजरने वाली धारा चुंबकीय प्रभाव और उसमें प्रभाव दोनों होगा। ये तो क्लियर है कि जब करंट फ्लो होती है, तो ध्यान से समझना कि जब किसी भी चालक से करंट का फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, अब किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, अगर कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होगा तो वहाँ पे उसका हीटिंग इफेक्ट भी होगा, वहाँ पे उसका हीटिंग इफेक्ट भी होगा। ठीक है, तो प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का कम या अधिक विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप वह गर्म हो जाता है, धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक से अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ विरोध करता है, जिसको आप प्रतिरोध कहते हो, तो प्रतिरोध के कारण ही हीट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तथा विद्युत धारा वाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो आपको ये भी क्लियर है कि जब भी किसी वायर से करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूवमेंट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगा और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस होता है। तो आपको क्लियर है कि जब करंट फ्लो होगी तो इसमें इलेक्ट्रिक मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट दोनों होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ह्यूमन नर्व सेल हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 80 मिली वोल्ट एंड इट कैन डिलीवर ए करंट ऑफ 5 नैनो एम्पियर थ्रू ए 6 मेगा ओम लोड, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर अवेलेबल फ्रॉम द सेल। अब क्वेश्चन आपको दिया है तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाने की बात है, बाकी और इसमें कोई नई चीज़ नहीं दिया है। अब एक क्वेश्चन क्या दिया है कि एक मानव तंत्रिका कोशिका में 80 मिली वोल्ट की एक खुली परिपथ वोल्टता, जो कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 5 नैनो एम्पियर की करंट, जो कि 6 मेगा ओम लोड के माध्यम से वितरित कर सकती है। सेल में अधिकतम शक्ति क्या होगी, मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ पता है कि मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन होती है कि
P बराबर जो होता है वो होता है V स्क्वायर बराबर 4 RTH, ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर हम बात करें कि लोड जब आपका सोर्स रेजिस्टेंस के यानी कि RL बराबर हो जाता है RTH के, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल होती है किसके लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए। या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जब भी होती है तो जो आपका पावर मतलब आपको शक्ति मिलती है वो 50% से कम मिलती है। तो ये 3 पॉइंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र से, आप इसको याद रखिएगा, ये तीनों फॉर्मूले। ये डीसी जो भी ये फॉर्मूले हैं ये किसके लिए है, ये डीसी के लिए है। एसी होता है तो बीच में कुछ जो साइन जैसे 3+j ओमेगा है, सॉरी 3+j4 है, तो जब इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 3-j4 हो जाता है, यानी कि इसका कंजुगेट कर देते हैं, यानी बीच का चिन्ह हम बदल देते हैं जब एसी की बात होती है। बट यहाँ एसी नहीं है, यहाँ पे हम डीसी की बात कर रहे हैं। तो डीसी में ये तीनों चीज़ें आप मतलब याद रखिएगा। उसमें आपको देखिए क्या मिला है, वी नॉट अगर आपको पता करना है, वी नॉट, तो वी नॉट आप निकालोगे तो देखिए आपका जो वोल्टेज है वो सॉरी जो मतलब कि रेजिस्टेंस है वो 6 मेगा ओम है, 6 मेगा ओम, और जो करंट है वो 5 नैनो एम्पियर है। अब देखिए 1 नैनो एम्पियर में 10⁻⁻9 होता है और 1 मेगा ओम में 10⁻6 होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका वोल्टेज निकालोगे लोड साइड का, तो वी नॉट आप निकालोगे, तो वी नॉट आप निकालोगे तो आई इंटू आर होता है। आई का मान आपको दिया है 5 × 10⁻⁹, आर का मान आपको दिया है 6 × 10⁻6। ठीक है, जैसे ही निकालेंगे तो 5×6 = 30, 10⁻⁹, जैसे ये 10⁻6 है और 10⁻⁹ है, तो 10⁻6 कम हो जाएगा, 10⁻3 बचेगा, तो 30 × 10⁻3। इसका मतलब है कि जो वी नॉट आपका निकल के आया वो 30 मिली वोल्ट निकल के आया, 30 मिली वोल्ट निकल के आया है। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से समझो कि एक मानव तंत्रिका कोशिका में 80 मिली वोल्ट की एक खुली परिपथ वोल्टता है। अब ये जो 80 मिली वोल्ट है ये कैसा है, ये खुली परिपथ वोल्टता है। ठीक है, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज है। और यहाँ से अब जब करंट फ्लो होगी मतलब 5 नैनो एम्पियर की, और जो आपका लोड है वो 6 मेगावाट का हो, 6 मेगा ओम का है, तो ये करंट तभी फ्लो होगी जब पहले कुछ वोल्टेज रहा होगा। ठीक है, तो वह वोल्टेज आपका रहा है 30 मिली वोल्ट। तो जो इनपुट वोल्टेज आपका होगा, इनपुट वोल्टेज वो ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हम करेंगे तो 80 - 30 होगा, तो आपको मिलेगा 50 मिली वोल्ट। तो 50 मिली वोल्ट जो होगा यही आपका क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। फिर जब हम RTH निकालेंगे, ध्यान से समझना, जब हम RTH निकालेंगे तो RTH बराबर होगा 50 मिली वोल्ट अपान 5 नैनो एम्पियर। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई होती है कि RL बराबर RTH, RL बराबर RTH, तो RL भी कितना हो जाएगा, 10 मेगा ओम हो जाएगा। RTH भी यानी RL या RTH वो भी 10 मेगा ओम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर आपकी कितनी ट्रांसफ़र होगी, VTH स्क्वायर अपान 4 RTH, 4 RTH, यही फॉर्मूला मैंने बताया था, बस अब इसमें रख दो। तो जैसे ही रखेंगे 80 × 80 आपको मिला, देखिए VTH आपको कितना मिला था, VTH आपको दिया है 80। ठीक है, VTH आपको 80 दिया है, जबकि 4 RTH ये आपको निकालना है, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा आप निकाल लेना, आपका करेक्ट आंसर आएगा 0.16 नैनो वाट, 0.16 नैनो वाट आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन इट्स, यानी किसी धारा को दिश धारा तब कहते हैं जब इसका मतलब होता है। तो आपको पता है कि डीसी धारा हम उसी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो टाइम के साथ, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो टाइम के साथ। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो फिर डीसी नहीं होता, वो फिर वो कौन सी सर्किट मतलब कौन सी करंट होती है, एसी करंट होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर ही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी धारा को दिश धारा तब कहते हैं जब इसका परिमाण समय के साथ नियत रहे, यानी दिश धारा की कोई आवृत्ति नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि याद रखिएगा कि दिश धारा की कोई आवृत्ति नहीं होती, यानी फ्रीक्वेंसी जीरो किसकी होती है, तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, यानी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है।
इलेक्ट्रॉन्स के कारण, प्रोटॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के कारण, ऑप्शन नंबर डी यानी चार्ज पार्टिकल के कारण। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो कि कंडक्टर में होती है वो फ्लो होती है किसके कारण से, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, यानी चालक में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है तथा द्रव में धारा प्रवाह धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों के द्वारा होता है। तो इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब भी चालक की बात की जाए, कंडक्टर की, तो वहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद जब भी बात आएगी द्रवों की, ठीक है, द्रवों की बात आएगी, तो द्रवों में धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण होगा। धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण धारा का प्रवाह होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, When an electric current flow through a conductor, its temperature rise. This is because of, यानी जब भी, देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब कोई विद्युत धारा किसी चालक से होकर गुजरती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन मेटल एटम, म्यूचुअल collision between conducting electrons, collision between conductor electron and atoms, release of conduction electron from parent atoms। अब देखिए, जब भी किसी चालक से धारा का प्रवाह होता है तो इसका तापमान बढ़ने का कारण होगा कि किसी के बीच में तो टकराव होगा। जब किसी चीज़ के बीच में टकराव होगा तभी आपका तापमान बढ़ता है। आप ही किसी चीज़ से टकराओगे तो आपका तापमान बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ने के लिए किसी दो चीज़ों का टकराना आपस में ज़रूरी होता है। तो जब दो चीज़ों का आपस में टकराएंगी तो तापमान बढ़ेगा। तो ये बेसिकली है कि चालक, इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टक्कर होती है, यानी कि कोलिजन बिटवीन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड एटम, यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में और एटम के बीच में अगर टक्कर होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, जिसके कारण से करंट का फ्लो होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एटम से टकराता भी है। तो जब एटम से टकराता है तो इनके बीच में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इनके बीच का तापमान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका यही है। तो इसका आंसर है कि जब कोई विद्युत धारा को किसी चालक से होकर गुजारा जाता है तो चालक इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच टक्कर होती है, इसलिए चालक का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए चालक का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट, यानी कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है सर्किट में। सर्किट में एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, देखिए, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट। अब देखिए, एक्टिव एलिमेंट की अगर बात करें तो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें आप खुद एनर्जी हो, बाहर से उसे एनर्जी देने की ज़रूरत ना हो। और जो पैसिव एलिमेंट होते हैं उनके पास एनर्जी नहीं होती, उनको किसी बाहरी सोर्स से ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। ठीक है, तो करंट सोर्स जो है इसको ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से एनर्जी की, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। जबकि रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, यह होते हैं आपके पैसिव एलिमेंट। ठीक, चलिए, एक्टिव एलिमेंट ऐसे अवयव जो परिपथ को विद्युत ऊर्जा सप्लाई करे सक्रिय अवयव कहलाते हैं, जैसे वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, बैटरी इत्यादि। यानी कि एक्टिव एलिमेंट आप उन्हें कहोगे जैसे वोल्टेज सोर्स है, धारा स्रोत है और बैटरी है। ठीक है, जबकि निष्क्रिय यानी पैसिव एलिमेंट ऐसे अवयव जो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करें या उष्मा में बदलें या स्टोर करें, कैपेसिटर निष्क्रिय कहलाते हैं, जैसे रजिस्टर, प्रेरक, संधारित्र। नोट, संधारित्र ऊर्जा मतलब कि विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि संधारित्र जो होता है यह एनर्जी को किस में स्टोर करता है, तो यह स्टोर करता है आपका विद्युत क्षेत्र में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके बाद जो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर, इंडक्टर है वह ऊर्जा को मतलब कि किस में मतलब ग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है कि प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। तो प्रतिरोध जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा यानी हीट वाली एनर्जी में बदलता है और जो मतलब है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।